डोनाल्ड ट्रंप ने ये नया विस्फोट कर दिया है, नया बम फोड़ दिया है, क्या बाजार इसको झेल पाएगा? 25% का ऑलरेडी टैरिफ इंडिया पे लगा हुआ था, जो कि 7 अगस्त से लागू हो जाएगा। उस दिन से वो वैलिड हो जाएगा। अब ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कल से, मतलब पिछले दिन से 21 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद से 25% का एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर लग रहा है। तो टोटल जो टैरिफ है जो इंडिया के ऊपर है वो 50% हो जाएगा। तो जो अफेक्ट इकोनॉमिस्ट माप रहे थे कि इतना हो सकता है टैरिफ का, अब वो अफेक्ट 2 गुना हो जाएगा। एंड डेफिनेटली इससे जो भारत के सामान है वो अमेरिका में काफी महंगे हो जाएंगे, और महंगे होंगे तो फिर उनका बिकना वहां पे मुश्किल होगा। जो जो भी चीजें हैं, इस टैरिफ से फार्मास्यूटिकल को, एल्युमिनियम को एंड स्टील को अलग रखा गया है। और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिनको अलग रखा गया है। जैसे फार्मा की ही बात कर लेते हैं, तो फार्मा को लेकर 2 दिन पहले ही अपडेट आया है। ट्रंप ने कहा है कि फार्मा के ऊपर अगले 1 से 1.5 साल में धीरे धीरे बढ़ा के टैरिफ को 150% से लेके 250% तक ले जाया जा सकता है। हमें पता है कि इंडिया कितना ज्यादा इंपोर्ट फार्मा दवाइयां भारत से अमेरिका में करता है, और 250% का टैरिफ ऐसे में लगेगा तो उस पर भी निगेटिव असर आ सकता है। अब ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है 25% का, यही पेनल्टी है जिसकी बात जो ट्रंप है वो पहले कर रहा था कि 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी, क्योंकि रसिया से तेल खरीदते हैं। अब इस बात को लेकर इंडिया ने कर दिया जम के क्रिटिसाइज कि भाई यूरोप भी खरीदता है, अमेरिका भी खरीदता है, चाइना भी खरीदता है, कई सारे देश हैं जो कि रूस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, रूस से सामान खरीद रहे हैं। फिर स्पेसिफिकली इंडिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये दो मुंही बात क्यों की जा रही है? ये तो दोहरी चीज हो गई ना, कि हम खरीद रहे हैं लेकिन तुम क्यों खरीद रहे हो? हम खरीद रहे हो तो सही है, लेकिन तुम खरीद रहे हो तो वॉर को फंडिंग कर रहे हो। और इस बात को लेकर यही चीजें कह के टारगेट किया जा रहा है इंडिया को। पहले यूरोप करने की कोशिश करता था, अब जो है वो, और अभी भी कर ही रहा है। एक ऑयल रिफाइनरी को यहाँ पे यूरोप ने बैन कर ही दिया है, और अमेरिका भी सेम चीज को लेकर टारगेट कर रहा है। और ये समझ के ही परे चीज है कि भाई तुम खुद खरीद रहे हो लेकिन दूसरे को कह रहे हो कि नहीं खरीदना है, जबकि तुम नहीं खरीदोगे फिर भी तुम्हारा काम हो सकता है चल जाए। लेकिन भारत के अंदर जो 150 करोड़ लोग हैं, उनकी तो डेली नीड के लिए जरूरत है ऑयल गैस की, एनर्जी की सप्लाई की तो डेली नीड के लिए जरूरी है, और बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरी है। और हमारा जो मेजॉरिटी में एनर्जी कंजम्पशन होता है इंडिया का, वो बाहर से खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक उतनी ज्यादा एनर्जी सप्लाई है नहीं। हम इंपोर्ट करने वाले देश हैं, हम क्रूड को इंपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे क्रूड उतना नहीं निकलता है। तो ऐसे में हमें जहां से मिलेगा, और अगर कहीं से हमें सस्ता मिल रहा है प्राइस, अब अमेरिका कहता है हमसे आके तेल खरीदो। भाई जब मुझे सस्ता मिल रहा है रूस से तेल, रूस से ठीक है, रूस से अगर सस्ता नहीं मिल रहा होता तो हमें सऊदी से सस्ता मिल जाता। सस्ता नहीं मिलता मतलब नॉर्मल रेट में मिल जाता। फिर हम अमेरिका से महंगा तेल क्यों खरीदें? कोई रीजन इसका है अमेरिका से महंगा तेल खरीदने का? और अगर रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदे इंडिया, और नॉर्मल रेट्स पे परचेजिंग शुरू हो जाए, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज्यादा $100 के भी ऊपर चली जाएंगी। फिर इन्फ्लेशन, महंगाई का हाल अपने देश में क्या होगा ये समझ लो। तो ऐसे में डेफिनेटली अब जैसे भी हो, लेकिन हार इंडिया को नहीं माननी होगी। इंडिया को अपने फ्रंट पे खड़ा रहना होगा और लड़ाई करनी होगी इसके अगेंस्ट में, क्योंकि एक तो तेल को लेके परेशान कर रहे हैं, और डील के अंदर एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, जीएम प्रोडक्ट्स को लेके परेशान कर ही रहे हैं। और ये ऐसा पॉइंटर्स है जो कि जिसमें अगर इंडिया ने थोड़ी सी भी यहाँ पे ढील दी तो इंडिया के मेजॉरिटी पॉपुलेशन को इससे परेशानी हो सकती है, इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में अब जैसे भी हो, डील के अंदर भी और ऑयल के अंदर भी इंडिया को यहाँ पे जंग जारी रखनी होगी। जंग कहने का मतलब बंदूक वाली लड़ाई नहीं, ये नेगोशिएशन वाली लड़ाई, ये पॉलिटिकल वाली लड़ाई, और कैसे इस चीज को शांत किया जाए
ये देखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो चीजें हो रही वो अच्छी नहीं हो रही है और इससे डेफिनेटली डेंट पड़ सकता है इंडियन इकोनॉमी पे भी। अब ये जरूर है कि इतना टैरिफ लगाएंगे तो ऐसा नहीं कि अमेरिका के अंदर महंगाई नहीं बढ़ेगी, अमेरिका के अंदर भी दवाइयां महंगी होंगी, या इंडिया से जो सामान वहां पे जाता है वो सारी चीजें अमेरिका के अंदर भी महंगी होगी। कई सारी चीजें हैं जो कि इंडिया भारी भरकम मात्रा में एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में, तो महंगाई तो वहां पे भी होगी। अब देखते हैं कैसे किस तरह ये चीजें जाती हैं। उम्मीद है जल्दी ये सब चीजें निपट जाए, क्योंकि ये एस्केलेशन बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगेन फिर से जो बाजार है वो मार्च वाले माहौल में पहुंच चुका है। फरवरी मार्च का जो माहौल था यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी में पहुंच गया कि किधर जाएगा। ना तो ट्रेड डील हो रही है और ऊपर से टैरिफ पे टैरिफ लादा जा रहा है इंडिया के ऊपर। तो ये वापस फरवरी मार्च वाला अनसर्टेनिटी का जो माहौल था वहां पे मार्केट अभी वापस से पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है ये ट्रेड डील को लेकर और टैरिफ को लेकर क्या हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आज के पोर्टफोलियो देख लेते हैं एक दो यहाँ पे। तो पहला पोर्टफोलियो हमारे पास आता है स्वप्निल विचार जी का। आजू सर प्लीज एज 40 है इनका। एसआईपी जनवरी 2025 से स्टार्ट किया और जून 2025 तक, क्यों उसके बाद लमसम करने लगे क्या? ऑल एसआईपी स्टार्टेड बिटवीन जनवरी 2025 टू जून 2000। ओ मतलब जनवरी 2025 के से जून 2025 के बीच में एसआईपी स्टार्ट की है। चलिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर 5000 और एक्सिस मल्टी कैप के अंदर 5000। 5 से 6 साल का गोल है। हाउस रेनोवेशन का टारगेट 10 लाख है। अब देखिए मार्केट अच्छा करेगी बुरा करेगी, क्या बनेगा रिटर्न्स, उसके अकॉर्डिंग आपका टारगेट तो अचीव हो जाएगा। लेकिन जो फंड की कैटेगरी है और जो होल्डिंग पीरियड टारगेट है उसके अकॉर्डिंग सही है मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। नेक्स्ट हमारे पास एमओ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप हो जाता है। 12 से 13 साल के लिए डॉटर मैरिज का यहाँ पे गोल है। तो डेफिनेटली अगेन यहाँ भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो फंड है वो अच्छे सेलेक्ट किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज कहूंगा, एक मिड कैप के साथ एक स्मॉल कैप अगर कॉम्बिनेशन बन जाता तो वो भी बेहतर रहता, वो भी बुरा नहीं रहता। ये भी ठीक है, लेकिन एक मिड एक स्मॉल का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर हो सकता था। अब नेक्स्ट फॉर 15 इयर्स रिटायरमेंट पर्पस के लिए जो यहाँ पे टारगेट है वो है क्वांट स्मॉल कैप के अंदर, निपॉन स्मॉल कैप के अंदर, बंधन स्मॉल कैप के अंदर, तीनों स्मॉल कैप फंड। बेहतरीन 3 गोल 3 का है टारगेट। अब देखो क्योंकि यहाँ पे तीनों अलग अलग टाइम पीरियड के गोल हैं, 5 साल 10 साल एंड 15 साल, तो ऐसे में अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना इस पोर्टफोलियो के अंदर सेंस बनाता है। लेकिन अगर 3 ही टारगेट होते और तीनों 15 साल 20 साल 25 साल के होते तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करना यहाँ पे सेंस नहीं बनाता। तो अभी जो ये पोर्टफोलियो है बिल्कुल सही है। फंड्स की जो कैटेगरी सेलेक्ट की गई इस पोर्टफोलियो के अंदर बिल्कुल सही सेलेक्ट की गई है। बस एक जो मिड कैप वाला है वहां पे एक मिड कैप के साथ एक स्मॉल कैप अगर रख लिया जाए तो उम्मीद है मतलब बेहतर हो सकता था। अगर इसके साथ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पोर्टफोलियो हमारे पास आता है सिथुन 143। सर आई रिक्वेस्ट, वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर है ये। एडलवाइज मिड कैप के अंदर 2000 रुपीज की एसआईपी जा रही है। मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स 2000, टाटा स्मॉल कैप 2000, इन्वेस्को स्मॉल कैप 2000, निफ्टी अल्फा 50 2000। इसमें चेंज करना है तो बताओ सर। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि 20 साल का गोल है, एक मिड कैप फंड है, एक मिड कैप मोमेंटम फंड है, एक एक्टिव मिड कैप एक मोमेंटम इंडेक्स। चलिए ये 2 फंड बढ़िया मान लिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 स्मॉल कैप फंड हो जाते हैं और एक अल्फा फंड हो जाता है। मैं अगर रहता तो थोड़ा सा बस, वैसे अगर इस सेम को पोर्टफोलियो को भी कंटिन्यू किया जाए तो अच्छा अल्फा जनरेशन मिल सकता है पोर्टफोलियो में, अच्छा कॉर्पस भी बन सकता है। थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर इसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि गोल ज्यादा है नहीं, सीधा 20 साल वेल्थ क्रिएशन का गोल है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है, तो यहां से एक स्मॉल कैप फंड टाटा या इन्वेस्को दोनों में से कोई एक हटा दिया जाए। मान लो यहाँ पे अगर हम टाटा स्मॉल कैप फंड को हटा दे रहे हैं, साथ में निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स जो है इसको भी हटा दे और इन दोनों की जगह एक फंड ऐड करें, निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स जो है उसको ऐड कर ले, तो प्रॉपर स्मॉल कैप का एक्सपोजर
वो वहां पे दे देगा। इंडेक्स फंड भी हो जाएगा और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी दे देगा। तो ऐसे में आपके पास एक एक्टिव स्मॉल कैप, एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स स्मॉल कैप, अगेन एक एक्टिव मिड कैप और एक स्मार्ट बीटा मिड कैप इंडेक्स। तो ये 4 फंड्स हो जाएंगे। और जो स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस हैं, एक आपका मिड कैप के लिए इंडेक्स हो जाएगा और एक आपका स्मॉल कैप के लिए इंडेक्स हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो। वैसे अगर इस सेम पोर्टफोलियो को भी कंटिन्यू किया जाए 20 साल के लिए तो अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने एक ऑप्शन दिया कि अगर करना चाहे तो इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। कोई क्वेश्चन क्वेरी, किसी तरीके का कोई परेशानी है तो वो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो फेसबुक पेज पे आके, मैसेज के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फेसबुक पेज का।